हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड लेक्चर हमारे चैप्टर नंबर 5 का, जहाँ हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं कि बोनस इशू और सेकंड टॉपिक डीवीआर हम पढ़ चुके हैं। जहाँ हमने बोनस इशू पढ़ा सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट के, वहीं हमने आईसीडीआर रेगुलेशन 293, 4, 5 ये हमने पढ़ी बोनस इशू में। वहीं हमने डीवीआर भी पढ़ा, जहां हमने ये पढ़ा कि शेयर दो तरीके के होते हैं, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। और इक्विटी में भी दो तरह के शेयर्स है, विद वोटिंग राइट दैट इज इक्वल वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब वो वोटिंग राइट डिविडेंड के रिगार्डिंग हो सकते हैं, राइट्स के रिगार्डिंग हो सकते हैं, या किसी और चीज के रिगार्डिंग हो सकते हैं। जहां हमने कंडीशंस पढ़ी कि कंपनी अगर डीवीआर इशू करना चाहती है एज पर कंपनीज एक्ट, तो क्या कंडीशंस है। अब हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी आपके बेसिकली लेसन का, इसी बेसिकली चैप्टर का। जो थर्ड टॉपिक है स्वेट इक्विटी शेयर्स है। अगर आप एग्जीक्यूटिव में कर चुके हो तो ये आपके लिए एक रिवीजन लेक्चर है। अगर आपने एग्जीक्यूटिव में अच्छे से नहीं किया तो थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है। अब स्वेट इक्विटी, स्वेट नाम से क्लियर है, पसीना। मतलब किसी एम्प्लॉय ने कंपनी के लिए कुछ अच्छा किया तो कंपनी एज ए रिवॉर्ड, कंपनी क्या कर रही है, एज ए रिवॉर्ड उसे कंपनी में हिस्सेदारी दे रही है, उसे कंपनी में शेयर्स दे रही है। उसे क्या बोला गया है, स्वेट इक्विटी शेयर्स बोला गया है। क्या बोला गया है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब देखो क्या लिखा गया है, स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दे रही है, जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को दे रही है, किसके बदले में, या तो डिस्काउंट पे या कंसिडरेशन अदर देन कैश के बदले में। क्यों दे रही है, क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड किया नो हाउ, क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड किए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या वैल्यू एडिशन बाय वट एवर नेम कोड। अब कंपनी सबसे पहली चीज किसको दे रही है, डायरेक्टर को, एम्प्लॉयज को। इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा डायरेक्टर कौन, एम्प्लॉयज कौन। दूसरा, कंपनी या तो डिस्काउंट पे दे रही है या कंसिडरेशन अदर देन कैश। तीसरी चीज, या तो कंपनी दे रही है नो हाउ, मतलब कुछ नॉलेज प्रोवाइड करी गई है, टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल कोई चीज, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड किया गया एम्प्लॉयज की तरफ से, तो उस चीज के बदले में दे रही है। दूसरा, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब 5 तरह के आईपीआर होते हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन और डिजाइन। आपने कोई राइट अवेलेबल कराया है कंपनी को जो कंपनी के लिए बेनिफिटेड है या वैल्यू एडिशन हुआ है, तो उस चीज के बदले में कंपनी क्या दे रही है, कंपनी उस चीज के बदले में आपको रिवॉर्ड के तौर पे ऑफर कर रही है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स का मतलब ऑलरेडी किसी इश्यूड क्लास के शेयर्स होंगे, तो वोटिंग राइट क्या होंगे, सिमिलर होंगे पहले वाले शेयर होल्डर के, और जिनको सेट इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। अब हमें यहां भी दो चीजें पढ़नी है, यहां भी हमें कंपनीज एक्ट पढ़ना है और यहां पे भी हमें दूसरी चीज क्या पढ़नी है, सेबी की रेगुलेशंस पढ़नी है। ठीक है, तो स्वेट इक्विटी शेयर। अब देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं या डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं। अब एम्प्लॉय का मतलब क्या है, डायरेक्टर का मतलब क्या है, यहां हमें पढ़ना है एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर सेबी की जो 2021 की रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। मीनिंग अलग अलग है, क्योंकि इसने कहा एम्प्लॉय ये है, उसने कहा एम्प्लॉय वो है, तो दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा कि एज पर कंपनीज एक्ट कौन एम्प्लॉय है और एज पर सेबी की शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कौन एम्प्लॉय और कौन डायरेक्टर। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर उसने क्या कहा, स्वेट इक्विटी शेयर्स या तो डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। एक्सेप्शन क्या है कि यस, सेक्शन 54 कहता है स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे दिए जा सकते हैं, या फिर स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाएंगे कंसीडरेशन अदर देन कैश के बदले में, अदर देन कैश के बदले में। डिस्काउंट पे दिए हैं, इसका मतलब कंपनी को
कुछ तो कैश रिसीव होगा, बचा हुआ कंपनी अपनी तरफ से पे करेगी। मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है तो 50 रुपए कैश एम्प्लॉय पे कर रहा है और 50 रुपए कंपनसेशन के तौर पे कंपनी देगी। और कंपनसेशन अकाउंट कहाँ जाता है, एक्सपेंस माना जाता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। वही कंसिडरेशन अदर देन कैश है, इसका मतलब कंपनी को कोई एसेट मिली है, तो एसेट अगर मिली है तो बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट हो जाता है। ये ट्रीटमेंट आएगा आगे, ट्रीटमेंट पढ़ना पड़ता है हमें, क्या ट्रीटमेंट होता है, तो बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है। क्या, बैलेंस शीट अगर एसेट है तो बैलेंस शीट, और अगर डिस्काउंट होगा तो वहां कंपनसेशन होगा, और कंपनसेशन क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ये हम ऑलरेडी पता है हमें इस चीज के बारे में। डन। तो स्टार्ट करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। तो पहला पैराग्राफ यही दिया गया, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स है। तो इक्विटी शेयर्स मतलब ऑलरेडी कोई क्लास होगी उसी के इक्विटी शेयर्स हैं। किसको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं। कैसे दिए जा रहे हैं, डिस्काउंट पे या कंसिडरेशन अदर देन कैश के बदले में। क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड किया था। क्या प्रोवाइड किया था, नो हाउ, या अवेलेबल कराया था कोई राइट, किस तरह का राइट, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या उन्होंने कोई वैल्यू एडिशन करा के दी है बाय वट एवर नेम्ड कोड। उन्होंने क्या दिए जा रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर फेवरेबल टर्म्स पे दिए जाते हैं और ये पेमेंट करने का एक तरीका है आज के टाइम पे एम्प्लॉयज को। कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स देके क्या करना चाह रही है, रिटेन करना चाह रही है अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो कंपनी छोड़ के ना आ जाए। अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी की रेगुलेशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट से काम चल जाएगा। ये हमें ऑलरेडी पता है। कौन कौन सी कंपनी इशू कर सकती है, बोले सर कोई भी कंपनी कर सकती है, वेदर वो 1% कंपनी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, स्टार्टअप हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, सब कंपनीज क्या कर सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। किसको, अपने एम्प्लॉयज को, अपने डायरेक्टर को। कोई बंदिश नहीं है कि इस वाली कंपनी पे रेस्ट्रिक्शन है या इस वाली कंपनी पे रेस्ट्रिक्शन है, कोई किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। अब आते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाई गई, सेक्शन 2 क्लोज 88, पता है ना ये सेक्शन 2, जहां डेफिनेशन होती है वहां सेक्शन के बाद क्लोज आता है। तो सेक्शन 2 क्लोज 88 ऑफ कंपनीज एक्ट में क्या दी गई है, स्वेट इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन दी गई है, जो ऑलरेडी हमने सबसे पहले यही पढ़ा। सेक्शन 2 क्लोज 88 के अकॉर्डिंग स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। दूसरा उन्होंने एम्प्लॉयज की डेफिनेशन पढ़ाई। अब ये डेफिनेशन सेबी वाली डेफिनेशन से अलग है। ये डेफिनेशन है एज पर कंपनी लॉ एम्प्लॉय की, और एक डेफिनेशन और पढ़नी है किसके हिसाब से, सेबी की रेगुलेशन के हिसाब से। कंपनीज एक्ट कहता है एम्प्लॉय का मतलब क्या है, बोले जो परमानेंट एम्प्लॉय है। कौन सा नहीं, सीजनल एम्प्लॉय नहीं है। सीजनल मतलब काम के टाइम पे रख लिया, काम होते ही निकाल दिया, वो सीजनल होता है। परमानेंट मतलब काम है नहीं है, तुम कंपनी में हो, चाहे तुम इंडिया में काम करते हो कंपनी के लिए, चाहे तुम आउटसाइड इंडिया काम करते हो। अब सेबी ने क्या किया, सेबी ने ये परमानेंट वर्ड हटा दिया। सेबी ने कहा तुम एम्प्लॉय होने चाहिए कंपनी के, परमानेंट हो सीजनल हो कोई मतलब नहीं है, वर्किंग इन इंडिया हो आउटसाइड इंडिया कोई मतलब नहीं है। दूसरा, डायरेक्टर चाहे फुल टाइम डायरेक्टर हो चाहे नहीं हो, फुल टाइम हो चाहे नहीं हो का मतलब क्या है, या तो आप कंपनी में पूरा टाइम दे रहे हो या पार्ट टाइम हो, दैट मीन्स कंपनी में सिर्फ डिसीजन मेकिंग देखते हो, या यू कहो आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, इवन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर एलिजिबल फॉर स्वेट इक्विटी शेयर। लेकिन एक चीज याद रखना, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसोप नहीं मिलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी। तीसरा, एम्प्लॉय और डायरेक्टर, पहली 2 पॉइंट में किसका लिखा, बोले जो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है वो कंपनी। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा, कंपनी की सब्सिडरी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी, इनके भी डायरेक्टर और इनके भी एम्प्लॉयज। अब सेबी की रेगुलेशन ने इसे डिलीट मार दिया। सेबी ने कहा स्वेट इक्विटी शेयर सिर्फ अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को दिए जाएंगे, होल्डिंग सब्सिडरी को नहीं दिए जाएंगे। ये सेबी की रेगुलेशन ने बोला। कंपनीज एक्ट तो कहता है होल्डिंग सब्सिडरी वालों को दे दो, लेकिन सेबी ने मना कर दिया कि नहीं, अगर कंपनी लिस्टेड है तो स्वेट इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉयज को, सिर्फ अपने डायरेक्टर्स को दिए जाएंगे, होल्डिंग सब्सिडरी को हटा दिया गया है। ये याद रखना। क्या है अमेंडमेंट, क्या है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन अमेंड हो गई है सेबी की रेगुलेशंस की वजह से। अब सेक्शन 54 क्या कहता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स, पहली चीज,
क्या होने चाहिए, ऑलरेडी एक इशूड क्लास के होने चाहिए। मतलब जिस क्लास के शेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, कि कंपनी ने क्या कर रखे हैं, इक्वल राइट्स वाले शेयर्स ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, तो इक्वल राइट्स वाले शेयर ही एज ए स्ट्रेट इक्विटी दिए जा सकते हैं। कंपनी ने ऑलरेडी डीवीआर इशू कर रखे हैं, तो आप डीवीआर वाले शेयर्स को क्या कर सकते हो, एज ए स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज को दे सकते हो। तो सबसे पहली कंडीशन, ऑलरेडी इशूड क्लास वाले शेयर्स होने चाहिए। आर्टिकल में ऑथराइजेशन होनी चाहिए और कंपनी को एसआर पास करना है। एसआर क्या है, रेजोल्यूशन स्पेसिफाई करे, नंबर ऑफ शेयर्स किसको दिया जा रहा है, क्लास ऑफ एम्प्लॉयज, कंसिडरेशन, करंट मार्केट प्राइस, ये सारी चीजें। अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के रेगुलेशन, और अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो कंपनीज एक्ट से काम चल जाएगा। लास्ट क्या कह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इश्यूड क्लास वाले हैं तो राइट लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन जो ऑलरेडी इश्यूड क्लास पे है सेम एप्लीकेबल होगा स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स पे, और होल्डर भी क्या माने जाएंगे, पारी पासू माने जाएंगे, जिसके पास स्वेट इक्विटी वाले शेयर्स है और जिसके पास स्वेट इक्विटी से पहले वाले शेयर्स हैं, दोनों को पारी पासू ट्रीट किया जाएगा, इक्वल फुटिंग पे ट्रीट किया जाएगा। डन। वैल्यू एडिशन की डेफिनेशन दे रखी है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, एक्चुअल या एंटीसिपेटेड बेनिफिट। एक्चुअल बेनिफिट मतलब कंपनी को बेनिफिट हो गया आपका नो हाउ या आपके कुछ भी प्रोवाइड करने की वजह से, एक्चुअल में कंपनी को 1000 रुपए का फायदा हो गया, वैल्यू एडिशन। एंटीसिपेटेड, इसका फायदा कंपनी को आने वाले कई सालों तक मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटेड बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, जो आपके नो हाउ प्रोवाइड करने की वजह से या किसी भी वजह से कंपनी को मिला है, उसे वैल्यू एडिशन बोला है। अब ये पे कैसे किया जा सकता है, आपको हो सकता है शेयर दे दिए जाए, या हो सकता है आपकी रेमुनरेशन का पार्ट बना दिया जाए, किसी भी तरह से पे किया जा सकता है। क्या प्रेफरेंशियल इशू का तरीका यूज कर सकते हैं, देखो प्रेफरेंशियल इशू क्या है, प्रेफरेंशियल इशू कहता है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। प्रेफरेंशियल इशू क्या कहते हैं, प्रेफरेंशियल इशू में शेयर्स दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग को भी, और शेयर्स दिए जा सकते हैं किसी आउटसाइडर को भी, लेकिन किस बेसिस पे, प्रेफरेंस बेसिस पे। अब प्रेफरेंस बेसिस पे मतलब उन्होंने कंपनी को कुछ क्या दिया, कैश दिया, या कंपनी को कंसिडरेशन अदर देन कैश के बदले में कंपनी देती है। तो क्या स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज को प्रेफरेंशियल इशू वाला तरीका यूज करके दिए जा सकते हैं, बोले नहीं, हम एम्प्लॉयज को दे रहे हैं लेकिन प्रेफरेंशियल इशू वाला तरीका यूज करके नहीं, नहीं तो अदरवाइज प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल इशू वाले प्रोविजन यूज होने करने पड़ जाएंगे हमें, वो तरीका हमें यूज नहीं करना है। ये कोई प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, ये कोई प्रेफरेंशियल इशू नहीं है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, इशू ऑफ स्ट्रेट इक्विटी शेयर इज नॉट ए प्रेफरेंशियल इशू, ना तो सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन के हिसाब से और ना ही कंपनीज एक्ट के हिसाब से, दोनों में ही मना है कि स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे इशू नहीं किए जा सकते। डन। ये तो हो गया आपका कंपनीज एक्ट। अब हम आ रहे हैं किस चीज के ऊपर, सेबी की रेगुलेशन के ऊपर। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सेबी की रेगुलेशन पहले 2002 थी, फिर क्या किया गया, इसोप वाली प्लस स्ट्रेट इक्विटी वाली, इन दोनों को मर्ज करके एक नई रेगुलेशन बना दी गई 2021। अब दोनों को साथ पढ़ाया गया, शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। इसका मतलब दोनों को मर्ज कर दिया गया, नाम बड़ा कर दिया गया, याद करना पड़ेगा। पहले वाली दोनों हट गई है, इसोप की 2014 वाली रेगुलेशन, स्वेट इक्विटी की 2002 वाली रेगुलेशन, दोनों को मर्ज करके 2021 की रेगुलेशन बना दी गई है। अब रेगुलेशन किस पे एप्लीकेबल है, बोले लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर एक अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और वो लिस्ट कराना चाहती है अपनी स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स वाले शेयर्स को, तो उसे स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स आईसीडीआर के अकॉर्डिंग ही इशू करने पड़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि अनलिस्टेड पे एप्लीकेबल नहीं है रेगुलेशन अगर कंपनी अनलिस्टेड रहना चाहती है, लेकिन अगर कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स वालों को भी लिस्ट कराना चाहती है तो नहीं करा सकती जब तक ये जो इशू है स्ट्रेट इक्विटी शेयर्स का ये आईसीडीआर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो जाता, तब तक नहीं। डन। मैंने पहले ही कहा एम्प्लॉय की डेफिनेशन छोटी कर दी गई है। एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, चाहे इंडिया में काम कर रहा हो, आउटसाइड इंडिया काम करे, और डायरेक्टर चाहे फुल टाइम हो चाहे नहीं हो। होल्डिंग कंपनी डिलीट कर दी, सब्सिडरी कंपनी डिलीट कर दी, यहाँ से परमानेंट एम्प्लॉय,
वर्ड डिलीट कर दिया परमानेंट, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा एम्प्लॉय की डेफिनेशन कर दी। अब अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख कर आएंगे एज पर कंपनीज एक्ट, अगर पूछे तो एज पर कंपनीज एक्ट, और अगर वो कहे कि सेबी की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बताना है तो आप वहां लिख सकते हैं कि सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये चीजें हैं। तो आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, आईसीडीआर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं और वैसे भी बता सकते हैं। डन। इश्यू ऑफ सेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉयज। क्या सेट इक्विटी शेयर्स अगर हम एम्प्लॉयज को इशू कर रहे हैं, क्यों इशू करेंगे, उन्होंने नो हाउ प्रोवाइड किया है। तो कह रहे हैं कि अगर कंपनी लिस्टेड है किस चीज के ऊपर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और कंपनी स्टेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है तो कंपनीज एक्ट का भी ध्यान रखना है और इन रेगुलेशंस का भी ध्यान रखना है। कंपनी प्रॉफिट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों चीजों का, कंपनीज एक्ट को भी फुलफिल करना पड़ेगा और रेगुलेशंस को भी फुलफिल करना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वांटम ऑफ स्टेट इक्विटी शेयर, मैक्सिमम कितने आप स्टेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। अब ये याद रखना ही अमेंडमेंट है, पहले कहते थे 15 और 5 CR, अब क्या कर दिया गया, सिर्फ 15% कर दिया गया कि कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम 15%, मैक्सिमम 15% किसका, एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल का ही कर सकती है इन ए ईयर, एक साल में मैक्सिमम 15% और मैक्सिमम 25% ओवरऑल। ओवरऑल मतलब कंपनी अपनी पूरे लाइफ टाइम में अपनी पेड अप कैपिटल का 25% से ज्यादा नहीं, अपनी पेड अप कैपिटल का 25% से ज्यादा नहीं लाइफ टाइम में, और वन टाइम में 15%। लेकिन अगर ये कंपनी लिस्टेड है आईजीपी पे, इन्वेस्टर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे अगर लिस्टेड है तो कितना कर सकते हैं, 15% इन ए ईयर और 50% ओवरऑल। जहां 25 था वहां 50 हो गया, 15 का एज इट इज 15 रखा है, ठीक है, 15 का एज इट इज 15 है। और ये बेसिकली आईजीपी पे कौन लिस्टेड होता है, स्टार्टअप, और स्टार्टअप हमें पता है ना 10 साल के लिए, स्टार्टअप को 10 साल के लिए एग्जम्पशन मिलती है, तो 10 साल तक आप स्टेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, ओवरऑल 50%, ठीक है, लेकिन 10 साल तक। 10 साल के बाद नॉर्मल कंपनी हो गई, नॉर्मल कंपनी होने के बाद नॉर्मल कंप्लायंसेस आपको करनी पड़ेगी। डन। मैक्सिमम क्वांटम अच्छे से याद रखना, ये अमेंडमेंट है, अच्छे से याद रखेंगे इसे। स्पेशल रेजोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, देखो कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस है तो सेक्शन 102 क्या कहता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अगर लगाओगे तो उसमें डिस्क्लोजर होंगे कंपनीज एक्ट वाले, और उसमें डिस्क्लोजर होंगे इस रेगुलेशंस वाले। कंपनीज एक्ट वाले तो होंगे ही होंगे, और ये जो रेगुलेशंस आप पढ़ रहे हो इसके हिसाब से कुछ डिस्क्लोजर करने हैं। हर इशू के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन होगा, और एक रेजोल्यूशन 12 महीने तक वैलिड होगा। मतलब अगर आप 3 महीने बाद दोबारा इशू करना चाहते हैं तो फिर सेपरेट रेजोल्यूशन, और एक रेजोल्यूशन आपने पास किया लेकिन अभी तक इशू नहीं किया तो उसकी वैलिडिटी 12 महीने, यानी 12 महीने के अंदर अंदर इशू कर देना है। और अगर 12 महीने के अंदर अंदर दूसरा इशू भी ले आए, या एक इशू करने के चाहे अगले दिन दूसरा इशू लेकर आए, तो सेपरेट रेजोल्यूशन ही चाहिए। डन। क्या हम प्रमोटर्स को दे रख सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है ये, क्या हम प्रमोटर को दे सकते हैं, बोले यस। क्या प्रमोटर के लिए कुछ कंडीशंस अलग है, बोले यस। प्रमोटर के लिए तो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से काम चल जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। सिंपल मेजोरिटी हम किसे कहते हैं, ओआर को कहते हैं। तो प्रमोटर ग्रुप को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कौन सा प्रमोटर, जो एम्प्लॉय है। तो इशू ऑफ स्टेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज कौन सा, जो प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करता है, उनको सिंपल मेजोरिटी से दिए जा सकते हैं। लेकिन रेजोल्यूशन पास करने के लिए आपको या तो पोस्टल बैलेट या ई वोटिंग का यूज करना पड़ेगा, और पार्टिसिपेट नहीं कर सकता प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप इस रेजोल्यूशन में, ठीक है। 3 कंडीशन हो गई, पहला सिंपल मेजोरिटी, दूसरा वोटिंग पोस्टल बैलेट से होगी या ई वोटिंग से होगी, तीसरा पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है। अगर आप किसको देते हो, एम्प्लॉय बीइंग ए प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से जो बिलोंग करता है। लिस्टिंग, अगर आप स्टेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है एक लिस्टेड एंटिटी, तो वो एलिजिबल है लिस्टिंग के लिए, सब्जेक्ट टू आईसीडीआर की कंप्लायंसेस आपको करनी पड़ेगी, यानी आपको लिस्टिंग की परमिशन लेनी पड़ेगी।
SCRR के अकॉर्डिंग, ठीक है, या सेक्रा के अकॉर्डिंग आपको इनके लिए भी लिस्टिंग की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। प्राइसिंग क्या रहेगा, यही वो टॉपिक है जो चेंज हो गया है, टोटली चेंज हो गया है। पहले प्राइसिंग कहते थे 26 वीक्स और 2 वीक का, अब क्या कर दिया, बोले आपको ये देखना है कि शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है या शेयर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। आपने कहा सर शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, तो बोले फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड में भी ये देखो क्या कंपनी का ट्रेडिंग डेज 90 दिन या उससे ज्यादा है या 90 दिन से कम है, तो इसके बेसिस पे भी डिवाइड कर दिया। पहले क्या देखना है, शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, पहले क्या देखना है, कंपनी के शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है या इनफ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट है तो ये देखो 90 डेज से ज्यादा की ट्रेडिंग हो चुकी है जिस दिन हम क्या कर रहे हैं, इशू करने की बात कर रहे हैं, या 90 डेज से लेस हुए हैं। तो अगर 90 डेज से ज्यादा है, लेस है, उसके बेसिस पे ये प्राइसिंग कहां से आएगी, इसके लिए आपको 164 प्रेफरेंशियल इशू करना पड़ेगा। सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन का सेक्शन, सॉरी, रेगुलेशन 164, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल इशू का प्राइस, सेम प्राइसिंग यहां होगी। द प्राइस ऑफ सेट इक्विटी शेयर डिटरमाइन किया जाएगा इन अकॉर्डिंग विद प्राइसिंग रिक्वायरमेंट, जो किसके लिए मेंशन है, प्रेफरेंशियल इशू टू ए पर्सन अदर देन ए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर अंडर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। तो प्राइसिंग क्या है, बोले देखना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है या इनफ्रीक्वेंट। तो पहला क्या है, फ्रीक्वेंट ट्रेडेड, दूसरा इनफ्रीक्वेंट आएगा। अब फ्रीक्वेंट में भी बोले ट्रेडिंग डेज 90 डेज या उससे ज्यादा है, तो 90 डेज का क्या निकाल लो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लो। फिर क्या करो, 10 डेज का क्या निकाल लो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लो। लेकिन कहां से पिछले 90 डेज और कहां से पिछले 10 ट्रेडिंग डेज, तो बोले एक रेलिवेंट डेट होगी इससे पीछे। अब रेलिवेंट डेट क्या है ये हमें समझना है, तो उसने रेलिवेंट डेट समझाई, बोले नहीं। तो रेलिवेंट डेट बेसिकली क्या है, देखो समझो, रेलिवेंट डेट जिस दिन आप रेजोल्यूशन पास करोगे उससे पीछे की डेट से, उससे 30 डेज पहले की पीरियड को बोला गया है। आप जिस दिन रेजोल्यूशन पास करोगे, रेजोल्यूशन से पीछे चले जाओ 30 डेज, ये है रेलिवेंट डेट, ठीक है। रेजोल्यूशन जिस दिन पास हुआ है वहां से 30 डेज पहले की जो डेट होती है उसे रेलिवेंट डेट बोला जाता है। और इस रेलिवेंट डेट से 90 डेज पहले या इस रेलिवेंट डेट से 10 डेज पहले, ट्रेडिंग डेज पहले, ठीक है। रेलिवेंट डेट समझ में आया ना, रेजोल्यूशन से पीछे जाना, रेजोल्यूशन से पीछे। अच्छा एक चीज और समझना, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स की डेफिनेशन चेंज हो गई है। पहले कहते थे 10% ट्रेड होना चाहिए पिछले 12 कैलेंडर मंथ्स में, अब क्या गया है, पिछले 240 ट्रेडिंग डेज में, 240 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द रेलिवेंट डेट में एटलीस्ट 10% ट्रेड होने चाहिए। तो एटलीस्ट 10% ट्रेड होने चाहिए कब, लास्ट 240 ट्रेडिंग डेज में, वो भी कहां से, रेलिवेंट डेट से। ये रेलिवेंट डेट है, मान लो रेलिवेंट डेट से पिछले 240 ट्रेडिंग डेज निकालने हैं। इन 240 ट्रेडिंग डेज में कितना ट्रेड होना चाहिए, टोटल शेयर्स का 10% ट्रेड होना चाहिए, टोटल शेयर्स का 10% ट्रेड होना चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंट ट्रेडेड शेयर। तो अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स है और ट्रेड करते हुए 90 डेज या उससे ज्यादा हो गए हैं, तो 90 डेज का निकाल लो, 10 डेज का ट्रेडिंग डेज का निकाल लो। अगर कंपनी के आर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं कोई और मेथड, कंपनी के आर्टिकल कहते हैं और मेथड, और आर्टिकल का यूज करके जो फ्लोर प्राइस निकला है, और ये जो अभी हमने क्या पढ़ा 90 डेज वाला, 90 ट्रेडिंग डेज वाले मेथड से अगर जो प्राइस निकला है, फ्लोर प्राइस ज्यादा है इस मेथड से निकाले हुए प्राइस से, तो फ्लोर प्राइस ही कंसीडर किया जाएगा फाइनल प्राइस। समझे कि अगर आर्टिकल का तरीका यूज करके एक प्राइस निकला और ये प्राइस हाइयर है इस ऊपर लिखे हुए तरीके से, इन दोनों का हाइयर निकाला, ये प्राइस मान लो 100 निकला और आर्टिकल से जो प्राइस निकला है वो 102 निकला है, तो आर्टिकल वाला प्राइस ही फॉलो किया जाएगा, देन सेम शैल बी कंसीडर। तो आर्टिकल वाला प्राइस होगा, यानी जिससे ज्यादा आए वो ज्यादा वाला लेना, सीधी सी बात, जिससे ज्यादा आए वो ज्यादा वाला लेना। दूसरी चीज लेस देन 90,
अगर कंपनी के शेयर्स को ट्रेड हुए 90 डेज नहीं हुए तो उस केस में प्राइस निकाला जाएगा 3 तरीके से। क्या कह रहा है, अगर 90 दिन नहीं हुए लिस्ट हुए, इसका मतलब कंपनी अभी रिसेंट में ही लिस्ट हुई है, तो बोले इशू प्राइस, आईपीओ का इशू प्राइस। या अगर कंपनी लिस्ट हुई है मर्जर अमलगमेशन की वजह से तो स्कीम प्राइस। अगर कंपनी का अभी रिसेंटली आईपीओ आया था तो आईपीओ का प्राइस, और कंपनी अगर एक स्कीम की वजह से लिस्ट हुई है तो स्कीम का प्राइस, वैल्यू पर शेयर अराइव्ड इन स्कीम, जिसकी वजह से कंपनी लिस्ट हुई। फिर जितने दिन हो गए, फिर मैं क्या कह रहा हूं, जितने दिन हो गए लिस्ट हुए उतने दिन का, ऊपर क्या था 90 दिन से ज्यादा हो गए तो 90 दिन का निकाल लिया, नीचे क्या कह रहे हैं, जितने दिन, जितने भी दिन ड्यूरिंग द पीरियड इक्विटी शेयर हैव बीन लिस्टेड, उनका क्या निकाल लो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लो। और तीसरा 10 ट्रेडिंग डेज का निकाल लो। अब इन तीनों में से क्या निकाल लो, जो भी हाइयर होगा वो आपका प्राइस। लेकिन अगर आर्टिकल में कोई मेथड दिया है और आर्टिकल का फ्लोर प्राइस ज्यादा है, मेथड वाले ऊपर वाले ये जो ट्रेडिंग डेज वाले प्राइस से, तो आर्टिकल वाला प्राइस ही फॉलो किया जाएगा। डन। अगर कंपनी के शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है, अगर कंपनी के शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो फिर हमें पता है वैल्यूएशन बुक वैल्यू अदर पैरामीटर के हिसाब से की जाती है। वो जो भी कस्टमरी मतलब जो नॉर्मली यूज होते हैं वैल्यूएशन के लिए, उन्हीं का यूज करेंगे इन केस ऑफ इनफ्रीक्वेंट ट्रेडेड शेयर्स। डन। ये अच्छे से समझना कि फ्रीक्वेंट ट्रेडेड शेयर्स, इनफ्रीक्वेंट ट्रेडेड शेयर्स। डन। अब करते हैं आगे, दैट इज कॉल्ड लॉकिंग। आपको ये प्राइस समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार आप दोबारा भी कर लेना, इसको बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, शेयर फ्रीक्वेंट ट्रेडेड है या इनफ्रीक्वेंट ट्रेडेड है। फ्रीक्वेंट ट्रेडेड 240 ट्रेडिंग डेज के हिसाब से। जो आपने देखा शेयर फ्रीक्वेंट ट्रेडेड है तो इसमें ये देखो क्या 90 दिन से ज्यादा हो गए ट्रेड हुए या 90 दिन से कम हुए हैं। 90 दिन से ज्यादा हुए हैं तो 90 ट्रेडिंग डेज का प्राइस निकाल लो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। 10 ट्रेडिंग डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लो, दोनों में से जो हाइयर है वही प्राइस। लेकिन अगर आर्टिकल ज्यादा प्राइस बताते हैं तो आर्टिकल वाला प्राइस। इसी तरह अगर 90 दिन से कम हुए हैं तो वहां पे दैट मीन्स कंपनी का भी अभी आईपीओ आया होगा तो आईपीओ का प्राइस, अगर स्कीम की वजह से लिस्ट हुए तो स्कीम का प्राइस, और जितने दिन हो गए उनका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, फिर 10 ट्रेडिंग डेज तो होंगे ही होंगे, उनका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इन तीनों में से हाइयर। लेकिन अगर आर्टिकल का प्राइस ज्यादा है तो फिर आर्टिकल वाला प्राइस। और शेयर अगर इनफ्रीक्वेंट ट्रेडेड है तो हमें पता ही है बुक वैल्यू या अदर मल्टीपल बुक ट्रेडिंग ट्रेडिंग मल्टीपल्स, इस तरह से प्राइस निकाले जाते हैं। वो हम बहुत पहले से यही लैंग्वेज पढ़ते हैं। अब लॉक-इन क्या एप्लीकेबल होगा, बोले लॉक-इन पीरियड भी प्रेफरेंशियल इशू वाला ही होगा। अगर प्राइस क्या है, प्रेफरेंशियल इशू वाला है, तो लॉक-इन भी क्या होगा, लॉक-इन भी प्रेफरेंशियल इशू वाला ही होगा। लॉक-इन भी क्या होगा, प्रेफरेंशियल इशू वाला ही होगा। और प्रेफरेंशियल इशू में क्या है कि अगर शेयर इशू किए गए हैं प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को, तो जो लॉक इन रहेगा वो 18 महीने का रहेगा। लेकिन अगर शेयर क्या है, अदर देन प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को है, तो उन पे लॉक इन 6 मंथ का रहेगा। ठीक है। तो अगर प्रेफरेंशियल इशू में क्या लिखा है, प्राइसिंग देखो प्रेफरेंशियल इशू वाली है और लॉक इन भी प्रेफरेंशियल इशू वाला है, तो लोग प्रेफरेंशियल इशू में लॉक इन क्या लिखा है कि अगर शेयर्स दिए गए हैं प्रमोटर ग्रुप को तो 18 महीने का लॉक इन रहता है, और अदर देन प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को दिए गए हैं तो 6 महीने का लॉक इन रहता है। अर्लियर 3 साल का लॉक इन होता था, ये 3 साल का लॉक इन खत्म कर दिया गया है और लॉक इन प्रेफरेंशियल इशू के बेसिस के प्राइस पे दे दिया गया है। अगर इक्विटी शेयर्स पब्लिक इशू के साथ इशू किए गए हैं तो फिर आपको आईसीडीआर की रेगुलेशंस को फुलफिल करके वैसा आपको देखना पड़ेगा। देन वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन दो चीजों की होगी, वो शेयर
जो एज ए स्टेट इक्विटी, और वो कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब वो एसेट जो आपको मिली है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो नो हाउ जो आपको मिली है, उसका प्राइस क्या रहेगा। देखो शेयर का प्राइस निकालने के लिए वैल्यूअर होते हैं, उनसे निकाल लेंगे। इसी तरह प्राइस जो हमें मिला है, कंपनी को जो मिला है, कंपनी भी तो उसी के बदले में क्या दे रही है, शेयर दे रही है, तो कंपनी भी तो उसकी एक वैल्यूएशन निकालेगी। तो वैल्यूएशन निकालने के लिए मर्चेंट बैंकर होगा। तो वैल्यूएशन ऑफ नो हाउ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या वैल्यू एडिशन मर्चेंट बैंकर करेगा। मर्चेंट बैंकर इसके लिए कंसल्ट करेगा उस इंडस्ट्री की नॉलेज रखने वाले लोगों से, एंड नेचर ऑफ वैल्यूएशन का ध्यान रखेगा भाई किस तरह की वैल्यूएशन करनी है। मर्चेंट बैंकर ऑब्टेन करेगा एक सर्टिफिकेट इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराते हुए कि वैल्यूएशन किसके हिसाब से हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही हुई है। डन, समझ में आया। पहला कह रहा है वैल्यूएशन कौन करेगा, नो मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कंसल्ट भी करेगा क्योंकि उसे उस फील्ड की हो सकता है नॉलेज ना हो, कि मान लो एक सॉफ्टवेयर मिला, तो सॉफ्टवेयर की नॉलेज सॉफ्टवेयर वाली इंडस्ट्री वाले लोगों को पता होगा। कंपनी को कोई मान लो मेडिसिन का पेटेंट मिला है, या कोई मेडिसिन किसी ने नई बना के दी है, तो उस मेडिसिन से कंपनी को कितना फायदा होगा, तो ये तो उसी इंडस्ट्री के लोग ही बता सकते हैं। तो इसीलिए उस इंडस्ट्री के किसी एक्सपर्ट की मदद लेंगे। और मर्चेंट बैंकर चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट भी लेगा कि ये जो वैल्यूएशन कराई है ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि अगर कंपनी को एसेट मिली होगी तो कंपनी कहाँ लेके जाएगी, बैलेंस शीट में लेके जाएगी। कंपनी को अगर एसेट नहीं मिली है, इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं कंपनसेशन दे रही है, कंपनी कहीं ना कहीं खुद से भर रही होगी। तो जब कंपनसेशन होता है तो फिर कहाँ चले जाते हैं, तो कंपनसेशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ होगा, पीएल में होगा। तो बस यही लिखा है कि अगर स्टेट इक्विटी शेयर्स हमने दिए हैं नॉन कैश कंसिडरेशन के बदले में, तो ये नॉन कैश कंसिडरेशन कैसे ट्रीट किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। कह रहे हैं कि अगर नॉन कैश कंसिडरेशन कैसा है, मतलब कंपनी को डेप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल एसेट मिल रही है, उसके बदले में दिया जा रहा है, तो कंपनी बैलेंस शीट में लेके जाएगी। और अगर कंपनी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो कंपनी दैट इज क्लोज एसेट नहीं मिल रही है, तो कंपनी एक्सपेंस ट्रीट करेगी रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। और एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। ये ऑलरेडी हमें पता है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट, कि ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट भी आपको लेना है कि ये जो इशू हुआ है स्टेट इक्विटी शेयर्स का, ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है, या जो रेजोल्यूशन पास किया था उसी के अकॉर्डिंग हुआ है, कि इशू जो है वो कंप्लायंसेस करके हुआ है इन अकॉर्डिंग विद रेगुलेशन और इन अकॉर्डिंग विद रेजोल्यूशन। इशू रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग प्लस रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग ही हुआ है। इस चीज का एक सर्टिफिकेट लेना है, किससे, सेक्रेटेरियल ऑडिटर से। किससे, सेक्रेटेरियल ऑडिटर से। और किसके आगे रखना है, एजीएम में शेयर होल्डर्स के आगे रखना है। सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेमुनरेशन, ये हम वहां भी पढ़ते थे ना, तो बड़ा डिस्कशन का ये टॉपिक रहता था, सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेमुनरेशन। मान लो हम मैनेजरियल रेमुनरेशन आपको पता है ना, कहाँ पढ़कर आए हम, 197 में पढ़कर। अब क्या ये मैनेजरियल रेमुनरेशन का पार्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो बात वहीं आके अटक गई। कह रहे अगर कंसीडरेशन अदर देन कैश है, दैट मीन्स कंपनी को अगर एसेट मिली है, कैसी एसेट, अमोर्टाइजेबल या डेप्रिशिएबल एसेट, तो मैनेजरियल रेमुनरेशन का पार्ट नहीं है। और अगर कंपनी इसे एज एन एक्सपेंस मानती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करती है, तो फिर मैनेजरियल रेमुनरेशन का पार्ट है। डन, बस इतना सा याद रखना कि कंपनी को एसेट नहीं मिली होनी चाहिए, और इसको इशू किए गए हैं डायरेक्टर या मैनेजर को इशू किए गए हैं। कि अगर स्टेट इक्विटी शेयर डायरेक्टर और मैनेजर को इशू किए गए हैं और इशू है नॉन कैश कंसिडरेशन के बदले में, जो एसेट की फॉर्म में नहीं है, एसेट की फॉर्म में नहीं है जिसे बैलेंस शीट में ले जाना पड़े, तो दैट मीन्स वो एक्सपेंस की फॉर्म में है। तो स्टेट इक्विटी शेयर डायरेक्टर मैनेजर को दिए गए हैं, और स्टेट इक्विटी शेयर नॉन कैश कंसिडरेशन के बदले में तो इशू हुए हैं, लेकिन जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस दिखाया गया है, तो फिर हम क्या मानेंगे, स्टेट इक्विटी शेयर्स को मैनेजरियल रेमुनरेशन का पार्ट मान लेंगे। कि हो सकता है एक मैनेजर को ये बोला गया हो तुम्हारी 12 लाख सैलरी है, जिसमें से 10 लाख के तुम्हें रेमुनरेशन दी जाएगी और 2 लाख रुपए तुम्हें स्टेट इक्विटी दिए जाएंगे, जो तुम्हारी रेमुनरेशन का पार्ट माना जाएगा। कब माना जाएगा,
जब तुमने कंपनी के लिए कुछ कर रहे हो तुम, लेकिन कंपनी इसे एक्सपेंस मान रही है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि कंपनी को कोई एसेट नहीं मिली है तुम्हारे काम करने से। ऑब्लिगेशन क्या है? तो ऑब्लिगेशन कंपनी की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर होने चाहिए। दूसरा, सेक्रेटेरियल ऑडिटर का सर्टिफिकेट जरूर रखना है, किसके आगे? शेयर होल्डर के आगे। और कंपनी को विद इन 7 days ऑफ इशू ऑफ सेट इक्विटी शेयर सेंड करनी एक स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। नंबर ऑफ सेट इक्विटी, प्राइस, टोटल अमाउंट, डिटेल ऑफ पर्सन, कॉन्सिक्वेंशियल चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, बस यही दिया गया है। अगर कोई एक्विजिशन हो रहा है सेट इक्विटी शेयर्स का, तो उसमें आपको सेबी के टेक ओवर रेगुलेशंस को भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टेट इक्विटी शेयर्स किसी को मिले और उसकी वजह से वो किसको क्रॉस कर गया, 25% या एक साल में 5% से ज्यादा को क्रॉस कर गया, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करो। दूसरा, बोर्ड मीटिंग कन्वीन करो। तीसरा, स्टेट इक्विटी शेयर अगर प्रमोटर को दिए जा रहे हैं तो सिंपल मेजोरिटी, अदर देन प्रमोटर को दिया जा रहा है तो एसआर पास कर लो और फाइल कर दो आरओसी के पास। स्टेट इक्विटी शेयर्स पे लॉक इन रहेगा प्रेफरेंशियल इशू वाला। स्टेट इक्विटी शेयर्स के प्राइस आपको निकलवाना पड़ेगा रजिस्टर वैल्यू से एज पर फेयर प्राइसिंग गिविंग जस्टिफिकेशन। वैल्यूएशन तो उस एसेट की भी करानी पड़ेगी जो कंपनी को मिली है, तो इसके लिए मर्चेंट बैंकर, और वो भी क्या करेगा? एक्सपर्ट की मदद लेगा। अलॉट करने हैं शेयर्स 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है, और पैस 3 फाइल करना है अलॉटमेंट के 30। अप्लाई करना है स्टॉक एक्सचेंज के पास, और नेसेसरी अप्रूवल भी लेनी है, ट्रेडिंग की अप्रूवल। और ऑडिटर का सर्टिफिकेट रखना है एजीएम में शेयर होल्डर के आगे। किसका? सेक्रेटेरियल ऑडिटर का सर्टिफिकेट कि इशू एज पर प्रोसीजर के हिसाब से ही हुआ है। डन। 2 टॉपिक हो गए इस चैप्टर के, सॉरी 3 टॉपिक हो गए इस चैप्टर के। हमने सबसे पहले बोनस पढ़ लिया, दूसरा हमने जो है डीवीआर पढ़ लिया है, और तीसरा जो हमने कौन सा टॉपिक, स्वेट इक्विटी भी पढ़ लिया है। अब एक टॉपिक बाकी है, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन। कोशिश करेंगे या तो हो जाए एक क्लास में, एक क्लास में नहीं होता है तो एटलीस्ट 2 क्लासेस से ज्यादा तो नहीं, 2 क्लासेस में हम कोशिश करेंगे हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पूरा हो जाए, और 4 ही क्लासेस हमारी लगी, हमारा एक चैप्टर पूरा हो गया। मैं पहले ही कह रहा हूँ, जिन्होंने सिक्योरिटी लॉ बड़े अच्छे से पढ़ा है उनके लिए सिर्फ एक रिवीजन ही बहुत है, उनके लिए सबसे आसान फंडिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी लॉ अच्छे से पढ़ के आए हैं, उनका इंटरेस्ट है सिक्योरिटी लॉ में, तो फिर आपको फंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इजीली आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब तो आप दोबारा एक रिवीजन ही कर रहे हैं उन चीजों की। कुछ नए चैप्टर जरूर है, लेकिन पुराने चैप्टर होने से फायदा ये है कि नए पे ज्यादा फोकस कर लेंगे और पुराने एज इट इज फटाफट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे लास्ट टॉपिक के साथ इस चैप्टर के।